एसएसबी के अंदर आपके सिर्फ ग्रेड्स मैटर नहीं करते, वहाँ पे आपकी पूरी पर्सनालिटी, ओवरऑल डेवलपमेंट आपका कैसा हुआ है वो बहुत मैटर करेगा। तो एसएसबी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताओ। अगर आप अपने आप को ठीक से एक्सप्रेस कर दोगे देन यू कैन क्वालिफाई। एसएसबी इज़ नॉट ए रिकमेंडेशन बोर्ड, वो आपको रिकमेंड करने के लिए नहीं बैठे। दिस इज़ नॉट अ सिलेक्शन बोर्ड, इट इज़ अ रिजेक्शन बोर्ड। इफ़ यू डोंट गेट रिजेक्टेड देन यू गेट सेलेक्टेड। पापा जी तो सिपाही रहे और हमें ऑफिसर बनना है और पापा की रेजिमेंट में बनना है। आई वॉज दी ओनली वन इन दैट वाराणसी सेंटर जहाँ पे मैं रिकमेंड हुआ था। मेरे साथ 3 लड़के और थे जो प्रीवियसली रिकमेंडेड थे जी। उनका नहीं हुआ था, मेरा हो गया। कभी भी कोई फेलियर आता है, डू नॉट लूज होप एंड कंटिन्यू टू प्रिपेयर। आप कभी ना कभी सक्सेसफुल होंगे। हम चारों तरफ देखते रहते हैं लेकिन खुद की तरफ नहीं देखते। नमस्कार, एसएसबी सक्सेस स्टोरीज का सिलसिला जारी है और बड़े ही गर्व के साथ कहना चाहेंगे कि प्रिंस एंडी एकेडमी, प्रिंस सैनिक स्कूल में रनिंग सेशन में एसएसबी रिकमेंडेड कैडेट्स का आंकड़ा 30 से पार कर लिया। एक ही साल में 30 प्लस डिफेंस ऑफिसर्स प्रिंस एंडी एकेडमी, प्रिंस सैनिक स्कूल से रिकमेंड हो चुके हैं। और आज हमारे साथ है यंग जेंटलमैन, आप देख सकते हो पर्सनैलिटी से ही अलग ही दिख रहा है, नमन यादव। आप मूलतः अलवर के रहने वाले हैं और एनसीसी स्पेशल एंट्री के माध्यम से एसएसबी रिकमेंड हुए। देखेंगे, सुनेंगे और जानेंगे नमन की जर्नी के बारे में, क्योंकि आज के दिन बच्चों में डिफेंस ऑफिसर बनने का बड़ा ही क्रेज है और डेफिनेटली एक क्रेज की लाइफ होती है जिसमें राष्ट्र सेवा, ग्लैमर और सब चीज़ें एक ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ के साथ बच्चा ऑफिसर लाइफ जीता है। तो नमन, मैं चाहूँगा सबसे पहले तो अपने परिवार के बारे में परिचय आप बताएं। जैसा मैं सुन रहा था पापा जी इंडियन आर्मी से रिटायर्ड हवलदार हैं, तो बताएं फैमिली के बारे में बताएं पहले। सर, फादर मेरे 1999 में मैरिज हुई थी, उससे पहले 96 में पापा की पोस्टिंग आ गई थी एंड मेरा बर्थ 2002 का है। बट फादर का जो सर्विस था वो इतना मैं एक्सपीरियंस नहीं कर पाया था क्योंकि 2007 में पापा रिटायर हो गए थे। जी जी। मैं उस टाइम आप छोटे से थे? यस सर, मैं 5 फौज का लाइफ आपने कम देखा? जी सर जी। तो वो एक थोड़ा सा बैकलैश था लाइफ में कि आर्मी लाइफ देख नहीं पाए जबकि पापा आर्मी में थे। फिर 10th के अराउंड ये शौक लगा कि मैं भी आर्मी में जाऊंगा बट एज एन ऑफिसर जाऊंगा और पापा की ही रेजिमेंट में जाऊंगा और वहाँ पे जाके एज एन ऑफिसर सर्व करूंगा। वेरी गुड। आप देखो सपने कैसे बुने जा सकते हैं और उनको पाने के लिए किस तरीके से प्रयास किया जा सकता है। पापा जी कुलदीप जी यादव हैं जो अभी एचडीएफसी बैंक में ब्रांच हेड हैं। मम्मी जी कविता मैम हैं और सीनियर मैनेजर हैं मैक्स लाइफ में। पापा जी आर्मी में पहले रह चुके हैं और बच्चे के दिमाग में था कि पापा जी तो सिपाही रहे जी सर और हमें ऑफिसर बनना है और पापा की रेजिमेंट में बनना है। तो नमन चला एसएसबी की ओर, ऑफिसर बनने की ओर। आपने स्कूलिंग अलवर से ही की है और उसके बाद में मैं बताना चाहूँगा कि इसमें एक चीज़ और जो अक्सर हम जिक्र करते हैं, 10वीं 12वीं के मार्क्स का कोई बहुत बड़ा रोल इन चीज़ों में नहीं रहता है। आपने 10th में 84.23 और 12th में 80% अंक हासिल किए, जिनको आज के ज़माने में एवरेज प्लस कहा जा सकता है, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं कहा जा सकता। लेकिन डिफेंस ऑफिसर के लिए आपके मार्क्स नहीं, आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपका नॉलेज कैसा है, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। तो नमन, बढ़ते हैं आगे की जर्नी की तरफ। आपने एनसीसी सी सर्टिफिकेट किया, तो सबसे पहले दर्शकों को ये बताएं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपके इंटरव्यू के माध्यम से इस वीडियो को देखने वाले लोगों की नॉलेज अपग्रेड हो और एसएसबी ऑफिसर एनसीसी के माध्यम से जाने के लिए क्या क्या विकल्प रहते हैं उसके बारे में आप दर्शकों को बताएं। सर लाइक व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड तब मेरे पास 2 साल थे एनडीए के लिए। आई प्रिपेयर्ड फॉर माई रिटर्न ऑल्सो बट एट द सेम टाइम मैं एक्स्ट्रा करिकुलर पे और डिफरेंट चीज़ें जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर्स, डिबेट कॉम्पिटिशन्स, एंकरिंग वगैरह डिफरेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता था। एंड 12th में जाके मैं अपने स्कूल का कल्चरल हेड भी बना था सो दैट मुझे वो एक्सपोजर मिले कि मैं चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कराऊँ, एक थोड़ा सा डिफरेंट एनवायरनमेंट रहे मेरे साथ, सो दैट इट कैन हेल्प मी थ्रू एसएसबी ऑल्सो। क्योंकि एसएसबी के अंदर आपके सिर्फ ग्रेड्स मैटर नहीं करते, वहाँ पे आपकी पूरी पर्सनालिटी, ओवरऑल डेवलपमेंट आपका कैसा हुआ है वो बहुत मैटर करेगा। तो इस चीज़ को लेके मेरे थोड़े से ग्रेड्स थोड़े से कम रहे बट एटलीस्ट अच्छे कह सकते हैं, कम नहीं कह सकते, अच्छे कह सकते हैं। Yes, sir. लेकिन बहुत अच्छे नहीं कह सकते। Yes, sir. Yeah.
तो मैंने काफ़ी मैनेज किया दोनों चीज़ों को एक साथ कोप अप करने का कोशिश किया, लाइक एक्स्ट्रा करिकुलर भी हो जाए, स्पोर्ट्स भी हो जाए, प्लस अकेडमिक्स पीछे ना छूटे। देन आई competed for NDA एग्ज़ाम, मेरा क्लियर हो गया रिटर्न, बट अनफॉर्चुनेटली आई couldn't क्लियर द SSB देन मैंने ग्रेजुएशन किया एंड फर्स्ट टाइम मेरा SSB के अटैम्प्ट कम थे, लाइक आई हैड ओनली 1 SSB अटैम्प्ट फॉर माई NDA, और ये रिग्रेट मुझे ग्रेजुएशन एंट्री में ना रहे, इसलिए मैंने NCC एयर विंग लिया। अगर आप NCC आर्मी विंग में जाते हो तो आपका A एंड B ग्रेड रहने पे C सर्टिफिकेट के अंदर यू कैन गेट 1 SSB अटैम्प्ट इन एवरी 6 मंथ्स। बट अगर आप एयरफोर्स और नेवी के थ्रू जाते हो NCC में, लाइक आई वॉज इन एयर विंग वनराज एयर स्क्वाड्रन, सो आपको आर्मी प्लस एयरफोर्स दोनों के SSB मिलेंगे इन एवरी 6 मंथ। सो 1 ईयर में मेरे पास 4 स्पेशल एंट्री थी विदाउट एनी रिटन एग्जाम। दिस वाज स्पेशल एंट्री। आपको सिर्फ B एंड C सर्टिफिकेट का एग्जाम देना है एंड यू कैन गेट एन A ग्रेड वेरी इजीली इफ़ यू आर डेवलपिंग योर पर्सनैलिटी एज वेल एज द एजुकेशन क्वालिफिकेशन, देन यू कैन ईजीली गेट एन A ग्रेड एंड आपके पास 4 अटैम्प्ट विदाउट एनी रिटन एग्जाम रहेंगे फॉर द SSB इंटरव्यूज़। प्लस यू कैन ऑल्सो गिव आफ्टर ग्रेजुएशन AFCAT एंड CDS ऑल्सो। अगर आपके पास आपको लग रहा है कि ये अटैम्प्ट कम है या फिर मुझे रिटन एंट्री के थ्रू जाना है, UPSC एंट्री के थ्रू जाना है, देन यू कैन ऑप्ट फॉर CDS ऑल्सो। तो मैं इंटरप्ट करते हुए आपको थोड़ा सा और इलेबोरेट करना चाहूँगा कि जैसा नमन ने बताया कि आपके पास NCC के माध्यम से A और B C सर्टिफिकेट A और B ग्रेड, जी सर, ग्रेड का डिफ्रेंशिएशन एक बार दर्शकों को और बता दें। जी सर, B एंड C सर्टिफिकेट दोनों के अंदर ग्रेड्स मिलते हैं, A, B एंड C, जिसको अल्फा, बीटा और गामा भी बोलते हैं। तो अगर आपका A ग्रेड है देन यू आर एक्सीलेंट, यू हैव टू परफॉर्म इन योर। आपने कौन सा ग्रेड लिया? सर मेरा B एंड C में दोनों में A ग्रेड था। एक ग्रेड रहा, तो एक्सीलेंट ग्रेड में आप रहे। जी सर। जी सर, A ग्रेड के लिए आपको आपके ड्रिल जो कि प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल में आपका ड्रिल भी होगा, वेपन ट्रेनिंग भी होगा और प्लस वाइवा भी होगा। बंदूक चला डाली? जी सर। जी, आपका तो पूरा फौज में चलाने में दिक्कत नहीं आएगी। जी सर। जी, प्लस यू हैव टू ऑल्सो गिव योर रिटन एग्जाम ऑल्सो इन C सर्टिफिकेट, जिसमें आपका एक मेन कॉमन एग्जाम होगा। देन अगर आप एयर या फिर नेवी में है तो आपका एक स्पेशल एग्जाम भी होगा जो कि पूरा टेक्निकल बेस्ड होगा, जो कि फ्लाइट से रिलेटेड या फिर शिप से रिलेटेड आएगा। तो ये डिफरेंस होता है बस थोड़ा सा, बाकी इट्स एन ईजी एग्जाम, यू कैन ऑप्ट फॉर दैट, यू शुड डेफिनेटली टेक NCC बिकॉज आपको मतलब NCC को लेना ही नहीं है, सीरियसली लेके चलना है। जी सर। कि आपका उसमें परफॉर्मेंस भी अच्छा रहे। जी सर। तो वेपन ट्रेनिंग वगैरह भी ले ली, तो कौन कौन सी फाइट्स की आपने, कौन सी मशीनें चलाई? सर स्टार्टिंग में तो वी वर गिवन द .22 राइफल जी, बट आगे जाके जैसे आपको एयरफोर्स अटैचमेंट कैंप करना है या फिर AIVSC ऑल इंडिया वायु सैनिक कैंप करना है तो आपको स्कीट शूटिंग कराते हैं, जिसमें आप DBBL चलाते हैं, जो दो नाली बोलते हैं जिसको। दुनाली? यस सर। तो और भी बहुत सारी राइफल चलाने का आपको मौका मिलता है। बाकी वेपन ट्रेनिंग में आपको इंसास, SLR, .22 डीलक्स और DBBL, इन पांचों के बारे में बताया जाता है। बहुत अच्छा, आप देख सकते हो बेसिक ट्रेनिंग पहले से हो चुकी है। दूसरे पॉइंट पे मैं आना चाहूँगा, जैसा नमन ने कहा कि स्कूलिंग के दौरान मैंने अपने आप को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बराबर शामिल किया, स्कूल में स्पीच वगैरह में शामिल किया, और स्कूल के क्या रहे आप? कल्चरल हेड। कल्चरल हेड भी रहे। जैसा कि मैं अक्सर कहा करता हूँ कि बच्चों में केवल मार्क्स का महत्व देना अपने आप में कमी माना जाता है, क्योंकि आप देख सकते हैं एग्जाम्पल है 80-85% के बीच में आपकी स्कोरिंग रही, लेकिन स्कूल में आप बराबर एक्टिव रहे तो आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुआ। और जैसा कि कहा जाता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट किसी ट्रेनिंग से नहीं लिया जा सकता, जब आप प्रैक्टिकली उस चीज़ को जिएंगे तब आप में पर्सनालिटी डेवलप होगा। और आप देख सकते हो कि नमन बगल में बैठा ही ऑफिसर जैसा दिख रहा है। तो डेफिनेटली मार्क्स अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन इतने भी महत्वपूर्ण नहीं है। मैं मानता हूँ पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज मोर रिक्वायर्ड देन बोर्ड मार्क्स। सहमत है मेरी बात से? और शायद उस आधार पे आपने सक्सेस भी हासिल कर ली। जी सर। आप चलते हैं अपन अगले पड़ाव पर, सीधे SSB पे आते हैं। तो SSB के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताओ। 5 दिन का होता है, स्क्रीन इन हो जाता है, 5वें दिन कॉन्फ्रेंस होती है, बीच का जो दौर है उसमें खास बातें जो आपने अनुभव की वो दर्शकों के साथ शेयर करें। सर फर्स्ट मेरा SSB एक्सपीरियंस था वो बैंगलोर में था। आफ्टर माय NDA रिटन एग्ज़ाम आई वाज अलॉटेड 17 SSB बैंगलोर। वहाँ पे गया एंड द रिपोर्टिंग वाज एट अराउंड 5:30 एंड वहाँ पहुँचे एंड सबसे पहले OIR हुआ, ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट। उसमें मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया एंड देन देयर वाज द PPDT टेस्ट, जहाँ पे मैंने स्टोरी काफ़ी अच्छी लिखी थी, बट इन द डिस्कशन पार्ट मैं ज़्यादा पार्ट नहीं ले पाया। लाइक मैं बहुत सोशली इंट्रोवर्ट
पर्सन था, मैं ज़्यादा घुलता मिलता नहीं था लोगों से, तो वो डिस्कशन इतना ज़्यादा रिगरस था कि मैं बोल ही नहीं पाया, मौका ही नहीं मिला सर। और उसके बाद फिर स्क्रीन आउट हो गए। स्क्रीन आउट हो गए क्योंकि उस टाइम आपने प्रिंस से ट्रेनिंग नहीं ली थी। तो अब आते हैं डायरेक्ट करंट एसएसबी जिसमें आप रिकमेंड हुए हैं, उस एसएसबी की कुछ विशेष चीज़ें। वैसे तो अपन सभी इंटरव्यूज़ के बारे में एसएसबी के बारे में बताते रहते हैं, आप कुछ स्पेशल चीज़ें बताएं जिनसे और लोगों को भी जानकारी मिले और पता चले कि इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होता है। मैं रिकमेंड अपने सेकंड कॉन्फ्रेंस में हुआ था। फर्स्ट टाइम आफ्टर ग्रेजुएशन आई गॉट कॉन्फ्रेंस्ड आउट, देन मैं रिकमेंड हुआ था। बट वो रिकमेंडेशन से पहले की कहानी, लाइक जिसमें मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था एंड जिसमें मैं रिकमेंड हुआ था, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं था क्योंकि टाइम पीरियड ऑलमोस्ट सेम था। बट बीच में जो डिफरेंस आया था वो था, मैं बीच में एसएसबी की कोचिंग लेने प्रिंस आया था। तो इसको मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करना चाहूँगा। मैंने एक बार पहले भी अपने फ्रेंड को बताया था इसके बारे में कि अगर आप मार्शल आर्ट्स करते हैं तो आप पहले स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे, ठीक है। आपको पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ गेन करना पड़ेगा, लेकिन उससे आप फाइट नहीं कर सकते। फॉर फाइट यू हैव टू बी टेक्निकल, लाइक आपके जो ट्रेनर होंगे वो आपको बताएंगे कि आपको हिट कहाँ पे करना है, कि वो एग्जैक्ट पॉइंट जहाँ पे आप हिट करोगे वहाँ से उसको 100% डैमेज हो सकता है। तो ग्रेजुएशन के टाइम पे मैंने वो स्ट्रेंथ डेवलप कर ली, मेंटल स्ट्रेंथ, योर पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड ऑल, बट स्टिल आई गॉट कॉन्फ्रेंस्ड आउट। तो कुछ लगा कुछ कमी है कहीं पे, तो मैं प्रिंस आया। वहाँ पे असेसर्स ने मुझे कुछ टिप्स दिए, मुझे कुछ तरीके बताए कि कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करना है। कमियां भी बताई होंगी? जी सर, कमियां बताई। लाइक उनको पोटेंशियल दिखा कि यस यू आर अ पोटेंशियल कैंडिडेट, बट दम है, टाबर में दम तो है। जी सर, लेकिन आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। इन साइक टेस्ट ऑल्सो, इन इंटरव्यू ऑल्सो कुछ कमियां हैं जहाँ पे अगर आप अपने आप को ठीक से एक्सप्रेस कर दोगे देन यू कैन क्वालिफाई। तो उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें बताई कि आपको किस तरह से स्टोरीज़ हैं वहाँ पे अच्छे से एक्सप्रेस करना है, कंक्लूजन कैसे आप बेटर कर सकते हो, कुछ चीज़ें मोल्ड करनी थी, वो मैंने किया। एंड फॉर्चुनेटली मेरा साइक टेस्ट बहुत अच्छा गया था एंड मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट था। लाइक मेरा जीटीओ इतना बेटर नहीं गया, बट मेरा इंटरव्यू एंड साइक टेस्ट वर फिनोमिनल, ठीक है। मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं अकेले साइक एंड इंटरव्यू के बेस पे, भले ही मेरा जीटीओ एवरेज गया है, बट मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि मेरा साइक एंड इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, तो मैं रिकमेंड हो सकता हूँ। फाइनली रिकमेंड होने की मेरी उम्मीद है। जी सर, एंड आई वाज द ओनली वन इन दैट वाराणसी सेंटर जहाँ पे मैं रिकमेंड हुआ था। मेरे साथ 3 लड़के और थे जो प्रीवियसली रिकमेंडेड थे जी। उनका नहीं हुआ था, मेरा हो गया, तो आई वाज रियली हैप्पी। बट वो सारा जो डिफरेंस था वो साइक टेस्ट का था कि कैसे आपको अपनी स्टोरी कंस्ट्रक्टिव रखनी है, कैसे आपको कंक्लूजन बेटर रखना है, कॉमन स्टोरी कैसे नहीं लिखनी है। वो सारे जो डिफरेंसेस थे, वो इनसाइट्स थे, वो मुझे यहाँ मिले थे, तो उससे मेरे को काफ़ी बेनिफिट हुआ। तो नमन, अपन आते हैं एसएसपी का कोई विशेष क्वेश्चन, साइक का, आईओ का, किसी का भी, जो आप दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें, सर एक इंटरेस्टिंग हो। जी सर, साइक में एक्चुअली क्या है, बच्चे डाउट करते हैं कि साइक में ऐसा क्या प्रॉब्लम रह गया जो मैं नहीं कोप अप कर पाया या फिर मैंने नहीं लिखा। स्टोरी तो मैंने भी अच्छी लिखी थी, तो ये क्वेश्चन बहुत बच्चों का रहता है। तो जो मैंने मेरा पैटर्न नोट किया है, जो सब असेसर्स बोलते भी हैं कि यू हैव टू बी ओरिजिनल, ओरिजिनलिटी ही वहाँ पे चलती है। तो वो ओरिजिनलिटी आपकी साइक में कैसे दिखेगी, तो मैंने जो ट्रेंड नोटिस किया था वो ये था कि टैट, वैट, एसआरटी एंड एसडी, इन चारों में अगर आपके क्वालिटीज़ मैच कर रहे हैं तो साइक आपको अप्रूव कर देगा। ये मैंने खुद नोटिस किया है। आपका वो चारों टेस्ट में आपकी पर्सनालिटी मैच होनी चाहिए। अगर आप टैट में एक में इधर का फेंक दिया, दूसरे में उधर का फेंक दिया, तो पकड़ लेंगे तुरंत। हाँ, अगर आपने टैट में करेज दिखाया, अपने आप को बहुत करेजियस दिखाया है, लेकिन वैट में आपने किसी उसमें इस टाइप का सेंटेंस लिख दिया कि आप करेजियस नहीं दिख रहे हैं, तो वहाँ पे वो कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा और वहाँ पकड़े जाओगे। झूठे आदमी वहाँ नहीं चलते। तो वो चीज़ थी, वो मेरे को काफ़ी हेल्प करी। उन्होंने बताया कि ऐसे मैचिंग होती है इसमें। प्लस एसडी जो है, एसडी बच्चे बहुत ज़्यादा इसको हल्के में लेते हैं। लाइक सेल्फ डिस्क्रिप्शन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट इन योर साइकोलॉजी टेस्ट। बच्चों को लगता है टैट सबसे इंपॉर्टेंट है, बट एसडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वो आपका एक कबूलनामा है। उसमें आप खुद कबूल कर देते हैं बच्चे की मेरे अंदर ये कमियाँ, वो सब नहीं करना होता, ठीक है। अपने आपको एक मौका मिला है खुद बताने का खुद के बारे में, तो आप यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ एज यू वांट, ठीक है। तो अपने बारे में बेस्ट लिखो, कमियां लिखनी है, बट नॉट दैट कि आपके रिकमेंडेशन पे उससे फ़र्क पड़े, ठीक है। सारा पिटारा खोल के भी नहीं रख देना। हाँ बिल्कुल, सब कुछ बताना जो नहीं बनना चाहते हैं उसके बारे में। तो एसडी बहुत फ़र्क पड़ता है, इसलिए एसडी लिखें तो ज़्यादा प्रिपेयर करके नहीं आना, रट के नहीं आना एसडी को। बहुत कैंडिड रहना है उसके अंदर, लेकिन प्रैक्टिकल भी रहना है। जैसे लिखता था एसडी, तो मैं वही चीज़ें लिखता था जो मैंने एक्चुअली फील करी है। मेरे पेरेंट्स ने जो मेरा फेस देखा है,
मैं वही उसमें लिखता था कि लाइक मेरे पेरेंट्स ने देखा मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, रात रात को पढ़ता हूँ, ठीक है, इस टाइप की चीज़ें। मेरे फ्रेंड्स ने वो चीज़ नहीं देखी। मेरे फ्रेंड्स ने देखा है कि मैं कितना सोशल हूँ, कितना उनके साथ एक्टिव रहता हूँ। मेरे टीचर्स ने डिफरेंट चीज़ देखी है, उन्होंने देखा है कि मैं कितना ऑलराउंडर हूँ, कैसे मैं स्पोर्ट्स, अकेडमिक्स, एक्स्ट्रा करिकुलर सब एक साथ कोप अप कर लेता हूँ। बट मेरे पेरेंट्स ने ये चीज़ नहीं देखी क्योंकि मैं हॉस्टल में रहा था। तो वो चीज़ें हैं वो डिवाइड करनी मुझे आती थी, तो वो मैंने उनको फेज्ड मैनर में लिखा था। और SD वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी क्योंकि वो पूरा मेरा कनेक्ट कर गया था, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी क्वालिटीज़ मैंने टैट में शो करी हैं, कौन सी वैट में करी हैं, और SD में सब मैच हो गई थी। तो वो काफ़ी बेनिफिशियल था मेरे लिए। तो आप देख सकते हो कि जैसा नमन प्रेजेंट कर रहा है वैसे अपन कह सकते हैं कि साइक टेस्ट में आप एकदम एक्सपर्ट की तरह आपने परफॉर्मेंस दिया, जो आपका मजबूती के साथ पार्ट बना। SSB के बारे में और कोई विशेष चीज़ जो आप शेयर करना चाहें, कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन? एक GTO का मैं पॉइंट बोलना चाहूँगा। GTO में एक टेस्ट होता है ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, जिसको स्नेक रेस भी बोलते हैं। तो उस रेस में बहुत बच्चे क्या उसमें कंपटीशन करवाते हैं। 3 अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, उन तीनों के बीच में कंपटीशन होता है कौन पहले रेस क्लियर करेगा। तो वो कंपटीशन के चक्कर में ये एक ऐसा टेस्ट होता है जहाँ पे यू आर नॉट अवेयर ऑफ योर सेल्फ, कि आप क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, आपके कौन से एक्शन से कहाँ पे आप रिजेक्ट हो जाओगे। लाइक हमारे असेसर ने एक चीज़ बोली थी कि SSB इज़ नॉट ए रिकमेंडेशन बोर्ड, वो आपको रिकमेंड करने के लिए नहीं बैठे। दिस इज़ नॉट अ सिलेक्शन बोर्ड, इट इज़ अ रिजेक्शन बोर्ड। इफ़ यू डोंट गेट रिजेक्टेड देन यू गेट सेलेक्टेड। तो आपको कोई गलती नहीं करनी है GTO में, खास ध्यान इस चीज़ का रखना है, कोई रूल नहीं तोड़ना है, आपको प्रॉपरली पूरा सब मेंटेन करके चलना है, पूरे ग्रुप को साथ लेके चलना है। ये सब बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ऑलरेडी पता है, बट यू आर नॉट अवेयर एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इन GOR। तो वहाँ पे बहुत बच्चे गलतियाँ करते हैं, पता होने के बाद भी वो गलती कर देते हैं, बिकॉज वो रेस ऐसी होती है, उसमें जीतना वो जुनून सवार होता है सबके दिमाग पे, तो वो सब भूल जाते हैं उस टाइम पे। तो जैसा आपने कहा, GTO ने कहा कि SSB इज़ नॉट रिकमेंडेशन बोर्ड, इट्स रिजेक्शन बोर्ड। मीन्स वहाँ ये देखा जाता है कि ये बच्चा स्वीकार नहीं किया जा सकता, जी, नॉट एक्सेप्टेड। तो जिसको स्वीकार नहीं किया जा सकता वो सब अलग होते जाते हैं, और जिसको स्वीकार नहीं किया जा सकता, इसमें शामिल नहीं हुआ, वो ऑटोमेटिकली रिकमेंडेड बना जाता है। तो नमन, अपन अंतिम चरण की तरफ चलते हैं। और डेफिनेटली आप फौजी फैमिली से हैं, मम्मी पापा ने भी आपके रिजल्ट के लिए, आपके रिकमेंडेशन के लिए, आपके करियर के लिए बहुत स्ट्रगल किए। नो डाउट परिवार का स्ट्रगल सबसे ऊपर होता है। तो फाइनली आप स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो भविष्य में डिफेंस ऑफिसर बनना चाहते हैं? मैं यही बोलूँगा कि डिफेंस सर्विसेज है वो बहुत कॉन्फिडेंट एंड डिटरमाइंड लोगों के लिए है। अगर आपको कभी भी ऐसा लग रहा है कि मेरा फर्स्ट फेज़ में नहीं हुआ, लाइक मेरा NDA रिटर्न ही क्लियर नहीं हुआ, मैं फर्स्ट टाइम में स्क्रीन आउट हो गया, कॉन्फ्रेंस आउट हो गया, ठीक है, तो हार नहीं माननी है, ठीक है। आप कंटिन्यू प्रिपेयर करते रहो, सेल्फ एनालिसिस करते रहो। सेल्फ एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से चिंतन करते रहो, चिंतन अपने करते आप रहो। पे। जी सर, जी, स्वॉट लोग एनालिसिस। चिंतन दूसरों पे ज्यादा करते हैं, खुद पे कम करते हैं। जी सर, खुद को पहचानो, खुद के बारे में लिखो, एक पेन पेपर लेके बैठ जाओ और खुद के बारे में लिखो। 2 दिन लगाओ, 3 दिन लगाओ, नो योर सेल्फ एज मच एज यू कैन, और उसके बाद आपको कमियाँ अपनी पता चलने लग जाएंगी। एंड वर्क ऑन योर सेल्फ, खुद से प्रिपेयर करो, स्टार्ट करो। कोचिंग की ज़रूरत पड़ रही है, कोई बात नहीं, ले लो, बट प्रिपेयर ऑन योर सेल्फ। सेल्फ एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। खुद को नोटिस करो, ऑब्जर्व योर सेल्फ, ऑब्जर्व योर सराउंडिंग्स, अपने आप को इम्प्रूव करते रहो। कितना भी आप बेटर हो जाओ, आपको लग रहा है आप पूरे एनवायरनमेंट में आप बेस्ट हो, स्टिल वर्क ऑन योर सेल्फ। कम्पीट करते रहो, खुद से कम्पीट करते रहो। एंड कभी भी कोई फेलियर आता है, डू नॉट लूज़ होप एंड कंटिन्यू टू प्रिपेयर। आप कभी ना कभी सक्सेसफुल होंगे। मैं जीता जाता एग्जाम्पल हूँ। 3 साल मैंने वेट किया नेक्स्ट SSB देने के लिए, स्क्रीन इन होने के लिए मैंने 3 साल और वेट किया था। मेरा एक फ्रेंड है, अभी ही इज़ इन कोलकाता राइट नाउ, आज उसका मेडिकल कॉन्फ्रेंस है। एंड NCC में हम पूरी हमारी NCC में हम 2 ही हैं जो अभी रिकमेंड हुए हैं, मी एंड माई बडी। जी, ही गॉट रिकमेंडेड फ्रॉम कोलकाता ओनली जी। फॉर नेवी ओनली। तो उसका भी 7th अटेम्प्ट में हुआ है। He continuously gave 6 attempts after graduation in 2023 and recently his first SSB in 2024 he got recommended। तो उसने भी बहुत स्ट्रगल किया है। मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं जिन्होंने बहुत SSB दिए हैं बट हार नहीं मानी किसी ने कभी, और वो फाइनली एक ना एक पॉइंट पे जाके सेलेक्ट हुए हैं। NDA में नहीं होता कोई बात नहीं, हो जाता है वेरी गुड, बट अगर आपका नहीं होता है तो हार नहीं मानी है, आगे बहुत मौके आएंगे। बहुत बढ़िया, नमन ने बहुत अच्छा मैसेज दिया। वी कैन से नेवर गिव अप। यस सर। छोड़े नहीं, लगे रहें, पीछे अपना एनालिसिस करते रहें, हर बार कमी को ढूंढें। जैसा नमन ने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम चारों तरफ देखते रहते हैं लेकिन खुद की तरफ नहीं देखते।
इसलिए अपने को पता नहीं चलता है कि क्या कमियां चल रही हैं। उन कमियों को पहचानेंगे, आपके एसएसएस उन कमियों को पहचान सकते हैं, उनको दुरुस्त करेंगे तो एसएसबी के माध्यम से आप भी एनडीए ऑफिसर, आप भी एसएसबी रिकमेंडेड ऑफिसर बन सकते हैं। नमन एक बार आपको, पूरे परिवार को और स्पेशली फौजी साहब को। हमारे पापा जी भी मिलिट्री से रिटायर्ड हवलदार रहे, तो मैं कुलदीप जी यादव और मैडम कविता यादव को भी बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। संपूर्ण अलवर जिले को बधाई देता हूँ कि एक चैंपियन वहाँ से एसएसबी के माध्यम से एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर के तौर पे पहुँचे हैं और भविष्य में देश के लिए गर्व और गौरव बनेंगे। पुनः बहुत बहुत बधाइयाँ नमन। थैंक यू सर।